Now, let's solve this 21st problem. The freezing point in degree centigrade for solution containing 0.1 grams of K3 FeCN6. Its molecular weight is 329 in 100 grams of water, whose Kf is 1.86. Now, here we'll apply the concept of want-half factor. हम K3 FeCN6 का 100% डिसोसिएशन मानेंगे, क्योंकि पोटेशियम सॉल्ट हमेशा 100% डिसोसिएट होते हैं. हम अच्छी तरह से जानते हैं K3 FeCN6 3 पोटेशियम आयन देगा और FeCN6 3 नेगेटिव देगा. इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर आई होगा. सबसे पहले हम कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं, कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ. इसे डिटरमाइन करते समय हम बिल्कुल भी यह बात नहीं सोचते हैं कि K3 FeCN6 डिसोसिएट होगा. इसके लिए तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं जो हमने डिराइव कर रखा है. 1000 KF W अपॉन M इंटू W. यह कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ. इसे डिटरमाइन करते समय हमने बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यह सॉल्ट यह सॉल्यूट डिसोसिएट होता है. हमने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया. और अब आप देखें, यह डेल्टा टीएफ की वैल्यू इजिली कैलकुलेट की जा सकती है. 329 और 1000 को मैं काट देता हूं, इधर 3 कर देता हूं. मैंने 0 को काटना ठीक नहीं समझ रहा, वो तो 10 टू पावर माइनस के समथिंग दिखने लगेगा. मैं 1000 अपॉन 329 उसको 3 कर रहा हूं, वो ज्यादा आसान दिख रहा है. और फिर यह चीज दिखने लगी नियरली सम 5.5, 54, सम 5.6 in fact, 5.6 into 10 to the power minus 3 डिग्री सेंटीग्रेड. फिर इसके बाद मैं कहता हूं वांट ऑफ फैक्टर. हम का कंसेप्ट ले आते हैं. ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीएफ अपॉन कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ इज वांट ऑफ फैक्टर आई. Observed delta TF is want of factor 4 into calculated delta TF, that is 5.6 into 10 to the power minus 6. This is 22.4 into 10 to the power minus 3 or 0.0224 degree centigrade. Hence, the freezing point would be minus 0.0224 degree centigrade. Whichever is very close to it, I think A seems to be very close answer. इसके बाद एडवांस लेवल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम करूंगा. (48, 56 और 60. अरे ऐसे देख लीजिए. नाउ आई विल डिस्कस एडवांस लेवल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स. 48th प्रॉब्लम. 48 सबसे पहले पढ़ रहा हूं. At 35 degree centigrade, the vapor pressure of CS2 is 512 mm and
that of acetone is 344. A को मैं CH2 बोल रहा हूं और B को मैं एसीटोन बोल रहा हूं. The solution of CH2 and acetone in which mole fraction of CH2 is 0.25. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन हो गया 0.75. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 600 mm. अब देखिए, हम इसी समय यदि ये आइडियली बिहेव करते तो वेपर प्रेशर क्या होता वो निकालते हैं सबसे पहले. फिर हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में वेपर प्रेशर कम है या ज्यादा है, फिर आगे के स्टेटमेंट पढ़ेंगे. आइडियली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है PA0 XA प्लस PB0 XB. दिस इज PA0 XA की जगह 0.25 प्लस PB0 XB की जगह 0.75. दिस इज PS. जरा इसको इसी समय कैलकुलेट कर ले. 512 डिवाइडेड बाय 4 एक तरीके से तो ये हुआ 23 25 28 128 128 प्लस 344 इंटू 3/4. 344 इंटू 3/4 हम करेंगे तो पहले तो 344 को कर दूं 86 इंटू 3. 86 into 3 258. So this comes out to be some 386 mm. 386 mm आता. यदि यह दोनों आइडियली बिहेव करते तो वेपर प्रेशर इतना होता, मगर जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना उसका टोटल वेपर प्रेशर है 600 mm. रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ जा रहा है और आइडियली उसका कम हो जाना चाहिए. इट मींस इट्स फॉर्मिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ positive deviation. It's forming non-ideal solution with positive deviation. क्योंकि जो हमने वेपर प्रेशर कैलकुलेट करा है और जो दिखाई दे रहा है, दिखाई देने वाला वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब डेफिनेटली वहां पर जो कर्व बन रहा है वो लीनियर बनने के बजाय, वो इस तरह का बनने के बजाय वो इस तरह का बन रहा है. वेपर प्रेशर सारे बढ़ जा रहे हैं. पॉजिटिव डेविएशन. इसका मतलब वहां पर डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग भी पॉजिटिव रहना है, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग भी पॉजिटिव रहना है. इसका मतलब है कि वहां पर हीट एब्जॉर्ब होना है. heat absorbed and वॉल्यूम इंक्रीज होना है. अब देख लीजिए, a mixture of 100 ml of acetone and 100 ml of CH2 has a volume of 200 ml. गलत. When acetone and CH2 are mixed at 35
हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सॉल्यूशन एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बिल्कुल सही, बी वाला स्टेटमेंट सही है, हीट एब्जॉर्ब होना चाहिए। व्हेन एसीटोन एंड CH2 आर मिक्स्ड हीट इज रिलीज, ये गलत, हीट एब्जॉर्ब हमने लिख दिए। देयर इज नेगेटिव डेविएशन ऑफ आउटसाइड, ये भी गलत। ओनली बी इज करेक्ट आंसर। मैंने सारी बात बता दी है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, वॉल्यूम इंक्रीज होएगा, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव, हीट एब्जॉर्ब, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, सारे वेपर प्रेशर ऊपर चले जाएंगे। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव ओवर दैट आर्टिकल जिसमें मैंने समझाया था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। 56 द प्रॉब्लम। In the depression of freezing point experiment, it's found that vapor pressure of solution is less than that of pure solvent. Depression in freezing point हो रहा है, freezing point कम हो रहा है, vapor pressure of solution is less than that of pure solvent. बिल्कुल सही, solution का vapor pressure pure solvent से कम होता है, इसी वजह से तो depression in freezing point होता है। Vapor pressure of solution is more than that of pure solvent, गलत, बी वाला गलत। Only solute molecule solidify as at the freezing point, ये भी गलत, freezing point पर solvent molecule freeze होते हैं। Only solvent molecule solidify at freezing point, डी ये सही है। इधर तो मुझको दो सही दिख रहे हैं, ए भी सही दिख रहा है और डी भी सही दिख रहा है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये भी ठीक है। और डी वाला स्टेटमेंट ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट फ्रीजिंग पॉइंट, यह भी सही है। फ्रीजिंग पॉइंट पर सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई होते हैं, डी बिल्कुल सही है। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये भी सही है। 60th, which one of the following forms measles in the aqueous solution above certain temperature? अब यह जो ऑब्जेक्टिव है सॉल्यूशन टॉपिक का नहीं है, इसे आपसे नहीं भी बन रहा है तो आप छोड़ सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव है दोबारा रिपीट होएगा सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में। एनीवे द आंसर इज डोडेकाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम क्लोराइड। अभी हम इसको नहीं समझते हैं कि कहां से कैसे क्यों आया, सरफेस केमिस्ट्री में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। और कोई डाउट हो तो लिखवाओ। हाँ जी, जिस सेक्शन में जो डाउट हो लिखवा सकते हैं, जिस सेक्शन में जिस तरह का जो डाउट हो लिखवा दो। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम 9, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम 9 सॉल्व करेंगे। और which one of the following pair of solution can we expect to be isotonic at same temperature? देखिए इधर आइसोटोनिक शब्द आया है तो मैं इसी समय हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक इन दोनों शब्द को भी समझा देता हूं। आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम कंसंट्रेशन और सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, और सेम ऑस्मोटिक प्रेशर तभी होएगा जब सेम कॉन्सेंट्रेशन होएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ आइसोटोनिक। अब जैसे हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन मीन्स ज्यादा टेंशन, इसी तरह से हाइपरटोनिक का मतलब होएगा मोर ऑस्मोटिक प्रेशर और मोर कंसंट्रेशन। हाइपरटोनिक का मतलब मोर ऑस्मोटिक प्रेशर और मोर कंसंट्रेशन। हाइपोटोनिक का मतलब होता है लेस ऑस्मोटिक प्रेशर और लेस कंसंट्रेशन। अब इधर जो इन्हें बात करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वी एक्सपेक्ट टू बी आइसोटोनिक। देखिए 0.1 मोलर यूरिया एंड 0.1 मोलर NaCl, यूरिया डिसोसिएट नहीं होएगा
जबकि NaCl डिसोसिएट होके दो पार्टिकल दे देगा, तो ये आइसोटोनिक नहीं हो सकते। 0.1 मोलर यूरिया एंड 0.2 मोलर MgCl2, 0.1 मोलर यूरिया तो 0.1 मोलर यूरिया ही रहेगा, जबकि 0.2 मोलर MgCl2 तीन पार्टिकल देंगे, इसका भी कंसंट्रेशन काफी अधिक बढ़ जाएगा। 0.1 मोलर NaCl एंड 0.1 मोलर Na2SO4, 0.1 मोलर NaCl तो दो पार्टिकल देगा, जबकि Na2SO4 तीन पार्टिकल दे देगा, तो ये भी आइसोटोनिक नहीं हो सकते। 0.1 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट एंड 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट, ये होंगे आइसोटोनिक, क्योंकि 0.1 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट, इसके लिए अमाउंट ऑफ फैक्टर 3 है, क्योंकि कैल्शियम एक पार्टिकल, नाइट्रेट दो पार्टिकल, तो ये हो जाएंगे 0.3 मोलर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इसी तरह से 0.1 मोलर Na2SO4, इसके लिए भी अमाउंट ऑफ फैक्टर 3, क्योंकि दो सोडियम आयन और एक सल्फेट आयन, तो ये भी हो जाएगा 0.3 मोलर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। So definitely they would be isotonic. The correct answer is D. This and this, they are isotonic. They would be isotonic. इसके अलावा कोई और डाउट किसी का? पीएफपी में कौन सा? 12th। पीएफपी में 12th वाला करेंगे। इसके अलावा कोई और डाउट? फटाफट बोलो। 29th पीएफपी में, ठीक है। पीएफपी में ही, हाँ ठीक है। चलिए इन्हें करते हैं। 12th, a liquid containing 26 grams of benzene and 46 gram of toluene has a vapor pressure of 163.75. When 52 gram of benzene is added, इसमें plus 52 gram of C6H56, the vapor pressure of solution हो गया 211.57. Calculate vapor pressure of pure component. Also find values of AB if vapor pressure of mixture is represented by this. देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट है 78 और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 92। इसको हम ए बोल दें, बेंजीन को ए बोल दें, और सॉरी ए और बी इधर किसी दूसरी चीज के लिए लिखे हुए हैं, इसलिए ए और बी नहीं बोलते हैं। इसको हम एक्स बोलते हैं और इसको हम वाई बोल देते हैं, क्योंकि ए और बी का नोटेशन इधर किसी और चीज के लिए दे रखा है। नहीं, एक्स और वाई भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि एक्स और वाई वो मोल फ्रैक्शन के लिए एक्स इस्तेमाल करते हैं, तो हमको सी और डी बोल देना चाहिए। अच्छा, सी और डी, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी। तो अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए मैं लिखता हूं पी सी नॉट एक्स सी प्लस पी डी नॉट एक्स डी। अब XT is mole fraction of toluene. XT is mole fraction of toluene, मतलब वो D को T बोल रहे हैं, तो मैं इधर लिख देता हूं PS is PC naught into 1 minus XD is equal to PD naught into XD। तो PS हो गया PC naught plus PD naught minus PC naught into XD। यह हो गया।
This is A and this is B. मुझे PC नॉट, PD नॉट, PC निकालना है, बड़ा आसानी से निकाल सकता हूं। देखिए इसके कितने मोल्स हुए? मोल्स ऑफ C हो गए 26/78, 1/3, और मोल्स ऑफ D हो गए 1/2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C कितना हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ C हुआ 1/3 अपॉन 5/6, 1/3 अपॉन 5/6, तो ये हुआ 2/5, और XC हुआ 3/5। ये XC और XD हो गया। अब एक इक्वेशन बन जाएगी, PS इक्वल टू PC नॉट XC प्लस PD नॉट XG। इससे बन जाएगी एक इक्वेशन 163.75 इज इक्वल टू PC नॉट इंटू XC की जगह 2/5 प्लस PD नॉट इंटू 3/5। ये एक इक्वेशन बन गई। अब 52 ग्राम बेंजीन और डाल दिया, तो 52 ग्राम बेंजीन डालने के बाद अब इधर 1 मोल बेंजीन हो गया और हाफ मोल टोलुइन हो गया। 52 ग्राम प्लस 26 ग्राम, तो 78 ग्राम हो गया। 78 ग्राम मतलब 1 मोल हो गया हो, तो 1 मोल बेंजीन और 1/2 मोल टोलुइन। अब वंस अगेन इधर 211.57 इज इक्वल टू PC नॉट, 1 मोल बेंजीन 1/3/2, तो 2/3 प्लस PD नॉट इंटू 1/3। ये दो इक्वेशन बन गई। यह दो लीनियर इक्वेशन बनी है, दोनों को बड़ी आसानी से सॉल्व करा जा सकता है और PC नॉट और PD नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ये प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर हो गए, और प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर फिर इधर रख के PC नॉट की वैल्यू A होगी और PD नॉट माइनस PC नॉट की वैल्यू B होगी। सॉल्व इट। $52 ग्राम ऐड करने के बाद 26 प्लस 52 ग्राम ऑफ बेंजीन हो गया, जो कि 78 ग्राम ऑफ बेंजीन, जिसको हम 1 मोल ऑफ बेंजीन कहेंगे, और टोलुइन क्या हाफ मोल ही रहे, तो नया मोल फ्रैक्शन बेंजीन का हो जाएगा 2/3, टोलुइन का हो जाएगा 1/3। चलिए 23 टोलुइन का डालते हैं। At 20 degree centigrade, vapor pressure of 0.1 molar urea is 0.0311 and vapor pressure of 0.1 molar KCl, its vapor pressure is 0.0574 mm. What is the apparent degree of dissociation of KCl? देखिए K इस तरह से डिसोसिएट होता है 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा। सो मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो जाते हैं 0.1 इंटू 1 प्लस अल्फा। यदि हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है तो 1 liter solution would contain nearly 1000 grams of water plus 0.1 moles of urea.
तो इधर मैं लिख सकता हूं PS इज इक्वल टू PA0, PS की जगह पर 0.0311 इज इक्वल टू PA0 इंटू XA की जगह पर मोल्स ऑफ वाटर मीन्स 1000/18 अपॉन 1000/18 प्लस 0.1। अब हम कहते हैं 1000/18 के मुकाबले 0.1 नेग्लिजिबल है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.0311 नियरली इक्वल टू PA0 इंटू नहीं, हम इधर यह अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाते हैं, इट्स लेस। एक मिनट, इन लोगों ने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दे रखा है, तो यह गलत लिख रहा हूं मैं, सुधारता हूं इसको। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डेल्टा P PA0 XV। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दे रखा है हमने। अब इधर मैं लिखता हूं 0.0311 mm इज इक्वल टू PA0 और XV की जगह पर 0.1 अपॉन 1000/18 प्लस 0.1। अब इधर मैं कह देता हूं कि 0.1 is negligible as compared to 1000/18, hence one can make this approximation 0.311 is nearly equal to PA0 into 0.1 upon 1000/18। अब ये तो हुआ इस सॉल्यूशन की कहानी, इससे हमको PA0 आ जाएगा। अब इधर हम 0.1 मोलर KCl, 0.1 मोलर KCl में इतने मोल्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, और इसका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उन्होंने दे रखा है 0.0574। तो वंस अगेन इसके लिए भी मैं कहूंगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1000 ग्राम्स वाटर और 0.1 इंटू 1 प्लस अल्फा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और इधर भी यही कंसेप्ट लगाऊंगा 0.0574 इज इक्वल टू PA0 इंटू XB, XB की जगह 0.1 इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1000/18 प्लस 0.1 इंटू 1 प्लस अल्फा। वही चीज अप्रोक्सीमेशन लगा दूं 0.0574 इज नियरली इक्वल टू PA0 इंटू 0.1 इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1000/18। PA0 की वैल्यू इधर से इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं, अल्फा की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी मुझे। We'll solve 23rd problem in this manner। 29th सॉल्व करेंगे अब हम। आज के दिन 29th प्रॉब्लम तक करा देता हूं, और कल के दिन बिल्कुल ओपन छोड़ दूंगा, जिसको जो डाउट पूछना है सारे पूछ लेना। कल के दिन इस चैप्टर की तरह से फिनिश डिक्लेयर करूंगा। 29th molecular weight of cellulose acetate। Cellulose acetate, do you know what is cellulose acetate? 0.2% weight by volume। सेल्यूलोज एसीटेट होता है यह कागज, यह जो पेपर, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, और यह जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है इट्स अ सेल्यूलोज एसीटेट। खास बात, यह एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल है। इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम
डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हम इसे खा तो सकते हैं मगर हम इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसको डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम और भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और हमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग डाइजेस्टिव सिस्टम होता है गाय का। वो इस कागज को खा लेती है, सेल्यूलोस एसीटेट को जब खा लेती है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल को खा लेती है, तो वो डाइजेस्ट कर लेती है, उसको बड़ा स्वादिष्ट भी लगता है, अच्छा प्रोटीन लगता है इसमें। द सेल्यूलोस एसीटेट, और इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.2% वेट बाय वॉल्यूम, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है इन एसीटोन। ये एसीटोन में मिलाया गया है जिसकी डेंसिटी है 0.8। ऑस्मोटिक राइस है 23.1 अगेंस्ट प्योर एसीटोन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर CRT होता है, कंसंट्रेशन 0.2 दे रखा है, तो और इसका मॉलिक्यूलर वेट हमसे पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट हमसे पूछा गया है। 100 ml solution contain 0.2 grams solute, तो 1000 ml solution contain 2 gram solute, तो 1 liter solution contain 2/m मोल सोल्यूट। इस तरह से कंसंट्रेशन आ गया 2/m मोलर, कंसंट्रेशन 2/m मोलर आ गया, 2/m मोल्स इन 1 लीटर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पाया होता है CRT, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है H rho g। डायनामिक इक्विलिब्रियम पर पाई इक्वल टू P और CRT इज इक्वल टू H rho g। यह कंसेप्ट हमें लगाना है, तो C की जगह लिखूं 2/m मोल्स पर लीटर, R की जगह 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन, और टेम्परेचर की जगह 300 केल्विन। यह तो CRT हो गया। इससे जो प्रेशर आ रहा है वह एटमॉस्फेयर में आएगा। देखिए मोल और मोल कैंसल्ड, केल्विन केल्विन कैंसल्ड, लीटर लीटर कैंसल्ड। इस तरह से यह जो प्रेशर आ रहा है यह एटमॉस्फेयर में आ रहा है, जबकि H rho g से जो प्रेशर आएगा वो पास्कल्स में आएगा। तो इसी समय हमें इस एटमॉस्फेयर को पास्कल्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। इस तरह से कन्वर्जन फैक्टर है 1.01325 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर एटमॉस्फेयर। इस तरह से यह CRT मैंने लिखा है, और यह CRT पहले एटमॉस्फेयर में आया, उसको कन्वर्ट कर दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, कन्वर्जन फैक्टर लगाकर, इज इक्वल टू H rho g। H rho g ऑस्मोटिक राइस उन्होंने दे रखा है 23.1 मिलीमीटर। 23.1 मिलीमीटर मीन्स 23.1 इंटू 10⁻³ मीटर। रो की जगह 0.8, रो 0.8 यह रिलेटिव डेंसिटी हुई। इसमें रेफरेंस की डेंसिटी मतलब 1000 kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो 0.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब इंटू जी की जगह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने इक्वेट कर दिया 2/m इंटू 0.0821 इंटू 300 इंटू 1.01325 इंटू 10⁵। यूनिट्स का विशेष ध्यान रखा है।
23.1 into 10 to the power minus 3 into 800 into 9.8. सॉल्व फॉर m। इस तरह से हमें मॉलिक्यूलर वेट m मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ध्यान से देखिए पूरे सॉल्यूशन को। आज के दिन इतना ही। मैंने अभी तक सॉल्यूशन के ढेर सारे डाउट्स डिस्कस कर दिए। इनफैक्ट इसमें जितने प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस करे हैं दैट कवर्स ऑल द कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट रिवाइज हो चुके हैं। इसके बाद भी यदि कोई डाउट है तो कल के दिन आप मुझसे पूछिएगा। कल के दिन इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पूरी तरह से फिनिश डिक्लेयर करूंगा। एनी डाउट्स आर देयर, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू विथ द फ्रेश चैप्टर। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड डे।